हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 12th का एक टॉपिक है दैट इज पॉलीमर। देखिए, बहुत बच्चों ने कहा कि सर बॉन्डिंग क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा, बॉन्डिंग हम इसलिए कंटिन्यू कर रहे थे उधर, और अभी कुछ और पढ़ाना है उसमें। उसे हमें वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडेशन के बाद वेस्पर थ्योरी खत्म करनी है। उसके बाद हमें पढ़ाना है अप टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तब जाकर के आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी पढ़ना है, या फिर इसमें जो वीवीटी पर, यहाँ भी वही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन पढ़ना। इसीलिए हमने 12th की जो वो कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसे मैं तब तक रोक रहा हूँ जब तक इधर बॉन्डिंग का एमओटी हो जाए। और काइंडली आपको सिर्फ रिक्वेस्ट है, उसे पढ़िए। नहीं पढ़िएगा तो कुछ सीखिएगा नहीं, और केवल 12th पास करने का पर्पज से मत पढ़ो बेटा, कुछ अच्छा करो। क्योंकि देख रहे हो अभी जो कंडीशन है, जो गवर्नमेंट की कंडीशन है, जॉब का कंडीशन बहुत बुरा होते जा रहा है बेटा। इसलिए कुछ अच्छा करो। साइंस ही एक ऐसा तरीका है ना जो कि आपको कुछ अच्छा दिला सकता है। ठीक है, ओके, ज़्यादा इस पर अभी डिस्कशन नहीं। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज हमने कहा कि आज हमें पॉलीमर पढ़ना है। ओके, तो पॉलीमर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे हम लोग पॉलीमर। तो पॉलीमर, इसका एक मतलब समझो। तो होता क्या है? पॉली मतलब होता है मेनी, मतलब ढेर सारा, और मर मतलब होता है यूनिट। मतलब ढेर सारा यूनिट जब मिल करके एक कोई किसी पदार्थ का निर्माण करता है, या कोई भी चीज का निर्माण करता है, किसी चीज का फॉर्मेशन होता है, वो क्या कहलाता है? पॉलीमर। उसमें जो सबसे छोटा यूनिट होगा दैट इज कॉल्ड मोनोमर, और ढेर सारा मोनोमर मिल करके जो बनेगा दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन। तो हमने क्या कहा? पॉलीमर एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो हाई मॉलिक्यूलर वेट का होगा। कैसे बना होगा? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। छोटा छोटा मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, वो छोटा सा क्या कहलाता है? मोनोमर। और ये जो बनेगा आपका दैट इज पॉलीमर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जैसे यहाँ देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो इथीन का एग्जांपल लोगे। इथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबको पता है। अब n नंबर ऑफ अगर इथीन ले लें तो ये होता क्या है? पॉलीमराइज करने के बाद यहाँ का देखो बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा। तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो वो बॉन्ड, गौर से देखो, ये दूसरे इथीन से इधर बना सकता है, ये दूसरे इथीन से इधर बॉन्ड बना सकता है। n नंबर ऑफ इथीन अगर मिल गया तो ये मेरा कौन बन जाएगा? पॉलीथीन। पॉलीथीन, ये मेरा बन गया पॉलीथीन। कहने का मतलब क्या हुआ कि इथीन से बना क्या? पॉलीथीन। तो इथीन कहलाएगा यहाँ पे मोनोमर, और पॉलीथीन कहलाएगा मेरा पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस हुआ दिस इज कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, अपने इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आते हैं, गौर से। अब कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, देखो बेटा, होता तो बहुत तरह का, बट हमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के सिलेबस पे चलना है। तो एनसीईआरटी का सिलेबस करता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इस 4 बेसिस पे हम अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। तो सबको अलग से डील करना है, इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखना। हमने कहा आपको सबसे पहला था आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे देखो क्या क्या नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। सुनना, नेचुरल मतलब क्या होगा? वो प्योर का प्योर हमें नेचर से मिलेगा। तो नेचर में हमें कहाँ मिलता है? प्लांट और एनिमल सोर्स से मिलेगा। जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, जो हम लोग खाना खाते हैं, अब उसको क्या रहता है? प्लांट या एनिमल डेरिवेटिव्स रहता है। वो ये कैसा? प्योर नेचुरल, इसमें कहीं कोई हमारा कोई योगदान नहीं है, वो नेचर से मिला है। अब सिंथेटिक सुनो, सिंथेटिक मतलब प्योरली मैन मेड। यहाँ लिखा हुआ है मैन मेड पॉलीमर। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक कितने तरह का होता है? जैसे आपको पता है, जैसे पॉलीथीन का एग्जाम्पल ले लो, प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, टेफ्लॉन है, बैकेलाइट है, जितना आप जानते हो जो कि सिंथेटिक है, वो सबका सब कैसा होगा? सिंथेटिक, यानी मैन मेड होगा। सेमी सिंथेटिक, सुनना, जैसे कॉटन। कॉटन कहाँ पाया जाता है? प्योर नेचुरल चीज है। अगर हम उसमें थोड़ा सा केमिकल ट्रीटमेंट कर दे, उसमें हम टेरिलीन लगा दें, तो क्या बन जाएगा? टेरी कॉटन। कॉटन मेरा नेचुरल, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया, क्या बन गया मेरा? टेरी कॉटन। तो ये जो हुआ, ये जो टेरी कॉटन बना, कैसा हुआ कि था वो नेचुरल पॉलीमर, उसमें हमने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया, कैसा बन गया? सेमी सिंथेटिक। कैसा बना? सेमी सिंथेटिक। एग्जाम्पल देखो, रेयन, जैसे सेलुलोज एसीटेट, या रबर। रबर को हम क्या कर दिए? वल्कनाइज्ड। इसलिए करते हैं, आगे हमें पढ़ना है
वल्कनाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो ये कैसा हो गया, सेमी सिंथेटिक। ये कैसा हो गया मेरा, सेमी सिंथेटिक। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा, इसमें है कुछ नहीं, ढंग से एक बार ढंग से सुन लो। एक बार अगर ढंग से सुन लोगे, उसके बाद हम अगले लेक्चर में अगर कुछ बच जाता है तो इसमें वो भी कंटिन्यू करेंगे, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। तो क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा। तो ये जो मोड ऑफ है, ये जो मोड है आपका पढ़ाने का, ये मैंने मोड इसीलिए लिया है ताकि मैं आपका मैक्सिमम क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकूं। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये लीनियर होगा, ब्रांच होगा और क्रॉस लिंक होगा। एक एक करके सुनो। लीनियर, जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये सब मेरा मोनोमर था, इस तरह से अरेंज हो गया, तो ये क्या बन गया, लीनियर। तो लीनियर अगर इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, तो यहाँ देखो, जैसे ये पेन है, तो ये पेन है, इसके ऊपर पेन रख दो, इसके ऊपर पेन रख दो, इसके, तो कैसा होगा उसका जो आपका इस पेन का जो एक, जब ये सॉलिड के फॉर्म में आएगा तो जो इसका अरेंजमेंट होगा कैसा होगा, कॉम्पैक्ट, मतलब एक दूसरे को टच करते हुए किसी भी सॉलिड में ये अरेंज होगा। तो अगर कॉम्पैक्ट होगा तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होगा। तो क्लोजली पैक्ड होने के कारण इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो यही एग्जांपल है, याद रखोगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और पीवीसी भी इसका एग्जांपल, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो कौन बना हाई डेंसिटी वाला, कौन बना, लीनियर पॉलीमर। इसको बड़े अच्छे से दिमाग में रख लो, लीनियर पॉलीमर से कौन बनता है, हाई डेंसिटी। क्यों, क्योंकि इसमें पैकिंग अच्छा होता है। शायद क्लियर हो गया होगा। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब कहता है ब्रांच्ड, ब्रांच्ड में आते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर। देखो यहाँ पे, जैसे मान लो ये मेरा लीनियर चेन था, अब उसमें क्या आ गया, इस तरह से ब्रांचिंग आ गया। तो अगर इस तरह से ब्रांचिंग आ गया, अब देखो यही मान लो पेन है, पेन का मान लो यहाँ पे कुछ निकला हो रहा था, इधर कुछ निकला रहा था, तो दूसरा पेन अगर इसके करीब लाओगे तो ये पूरी तरह से इसके पेन को टच नहीं करेगा, सर्टेन डिस्टेंस पे रहेगा। अगर डिस्टेंस पे रहेगा तो ये कभी भी क्लोजली पैक्ड नहीं हो सकता, नॉट क्लोजली पैक्ड, ये अच्छे से पैकिंग कभी भी नहीं होगा। तो जब अच्छे से पैकिंग नहीं होगा, इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। फिर से सुनो, लीनियर था, कंपैक्ट किया, कंपैक्ट हो गया तो डेंसिटी बढ़ गया, ब्रांच हुआ, कंपैक्ट नहीं हुआ तो डेंसिटी घट गया। तो ये एग्जांपल होगा किसका, लो डेंसिटी पॉलीथीन का। ग्लाइकोजन भी ब्रांच होता है, स्टार्च में मेरा ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। तो शायद ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सबको? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड पे। अब कहता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक, जैसे ये मान लो ये मेरा एक लीनियर चेन है, ये मेरा एक लीनियर चेन है, ये मेरा एक लीनियर चेन है। इस चेन के बीच में इस तरह से एक कोवेलेंट बॉन्ड या किसी तरह का इंटरेक्शन आ जाए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाए, मेनली कोवेलेंट बॉन्ड आता है। जैसे सुनोगे, जो लोग बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन का जो अलग अलग चेन होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड वहां पे क्या था, एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसके कारण क्या बनाता है, 3D नेटवर्क बना लेता है। तो मोनोमर यूनिट जब 3D नेटवर्क बना लेगा तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। इसका एग्जांपल कौन है, बेकेलाइट। तो चलो एक बार रिवीजन करो, हमने क्या क्या बताया, बोलो एक बार फिर से। हमने आपको बताया तीन तरह का कौन था, लीनियर, कॉम्पैक्ट था, डेंसिटी ज्यादा, ब्रांच था, कॉम्पैक्ट नहीं था, डेंसिटी कम। और नेक्स्ट है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक इतना ज्यादा 3D नेटवर्क हो गया, ये कैसा हो गया, 3D नेटवर्क के कारण ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है। क्लियर है? चलो ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। कहता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, वो कैसे पॉलीमराइज करता है। तो पहला हम लेते हैं एडिशन पॉलीमर का। वो एडिशन पॉलीमर नाम से क्लियर है, यहाँ देखना, जैसे मान लो ये एक मोनोमर है, ऐसा ही दूसरा आके जुड़ जाए, तीसरा आके जुड़ जाए, चौथा आके जुड़ जाए, पांचवा आके जुड़ जाए, मतलब केवल जुड़ेगा, यहाँ से कुछ टूट के नहीं निकलेगा। बहुत छोटा सा टर्म समझना, अगर दो जुड़ता कुछ निकल जाता, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और केवल अगर जुड़ा दैट इज कॉल्ड एडिशन। फिर सुना, केवल अगर जुड़ता चला गया तो एडिशन, जुड़ने के बाद कोई छोटा सा मॉलिक्यूल अगर निकल गया तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो एडिशन पॉलीमर क्या हुआ बेटा, हमने क्या कहा, फॉर्म बाय द रिपीटेड पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर, केवल आपका जुड़ता चला गया। अब कहोगे मोनोमर कौन जुड़ेगा, तो जिसमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी अनसैचुरेशन होना चाहिए।
अनसैचुरेशन जैसे यहाँ देखो, हम इथीन की ही बात करेंगे तो ढेर सारा इथीन क्यों जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड होगा। यही पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से बॉन्ड बनाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से बॉन्ड बनाएगा। ये क्लियर है? यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी एडिशन पॉलीमर में कौन जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हो सकता है वो सेम हो या डिफरेंट हो, इसलिए इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं पालना। एडिशन पॉलीमर दो तरह का, एक होमो पॉलीमर, एक को पॉलीमर। नाम से सुनो, होमो मतलब क्या होता है, सेम, यानी मोनोमर यूनिट मेरा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। को पॉलीमर, अब क्या होगा, डिफरेंट मोनोमर्स आएंगे। अगर अलग अलग पॉलीमर आएगा दैट इज कॉल्ड को पॉलीमर, अगर सेम पॉलीमर होगा तो होमो पॉलीमर। ये कैसा है मेरा, एडिशन पॉलीमर्स। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, अब देखना, हमने कहा जो एडिशन पॉलीमर है कितने तरह का, दो तरह का। इसमें पहला था मेरा होमो पॉलीमर। नाम से बताओ, होमो मतलब सेम, तो मोनोमर यूनिट यहाँ पे क्या होगा, सेम, जो कि पॉलीमराइज करेगा। एग्जांपल देखो, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन। यहाँ देखो, ये मेरा इथीन है, देखो यहाँ पे इथीन का ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये जैसे ही टूटेगा तो ये बॉन्ड अगर टूटेगा, ये एक बॉन्ड इंटैक्ट है, एक ही बॉन्ड टूटा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इथीन से इंटरेक्ट करेगा, ये दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, मतलब यहाँ भी एक बॉन्ड बना लेगा, यहाँ भी एक बॉन्ड, ऐसा ढेर सारा इथीन जुड़ेगा तो मेरा क्या बनेगा, पॉलीथीन। क्या बनेगा, पॉलीथीन। सेम चीज स्टाइरिन, स्टाइरिन एकदम याद रखिएगा, स्टाइरिन है क्या, यहाँ देखो बेंजीन में लगा हुआ है इथीन वाला ग्रुप, बेंजीन में लगा हुआ इथीन वाला। फिर यहाँ पे देखो सेम वही चीज है, यानी ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ बेंजीन लगा हुआ, दिस इज कॉल्ड स्टाइरिन। बेटा स्ट्रक्चर लिख लिख के याद करोगे, स्टाइरिन। सेम ऐसे ही आएगा आगे एक्राइलोनाइट्राइल, तो बाद की बात, जब आएगा तो वहीं पे याद करा दूंगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ भी वैसे ही टूटेगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, ये मेरा क्या बन गया, पॉलीस्टाइरीन। तो यहाँ पे देखो तो पॉलीस्टाइरीन में केवल एक ही तरह का मोनोमर स्टाइरीन, पॉलीथीन में एक ही तरह का मोनोमर इथीन, तो ये कैसा हुआ, होमोपॉलीमर। कैसा हुआ, होमोपॉलीमर। क्लियर है सबको, ये चीज क्लियर रहना चाहिए बेटा। ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट आते हैं हम कोपॉलीमर। देखो नाम से ही क्लियर है, कोपॉलीमर मतलब अब कैसा होना चाहिए, टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स, मतलब मोनोमर्स मेरा अलग अलग अगर हो जाए तो दैट इज कॉल्ड कोपॉलीमर। जैसे एग्जांपल देखो, ब्यूना एस, ब्यूना एस मतलब ब्यूटाडाइन है, और एस मतलब स्टाइरीन है। देखो यही सब छोटा छोटा चीज है, हम आपको पूरा का पूरा याद करा देंगे। मोनोमर आपसे यही पूछता है बेटा, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ क्वेश्चन लंबा चौड़ा बॉन्डिंग से नहीं पूछेगा, यहाँ आपको पूछेगा पॉलीमर का मोनोमर कौन है, मैक्सिमम क्वेश्चन यही आता है। कहीं कहीं छोटा छोटा चीज है जो कि हम आपको बताते चले जाएंगे। यहाँ देखो ब्यूना एस कैसे पकड़ोगे, बी यू से ब्यूटाडाइन और एस से स्टाइरीन। तो ब्यूटाडाइन कौन सा है, और से देखो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो 1 और 3 पे मेरा पाई बॉन्ड है तो मेरा क्या कहलाएगा, 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया। ये है मेरा स्टाइरीन। हमने कैसे सिखाया था, ये पाई बॉन्ड को तोड़ो, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, देखो तो ये वाला इधर बॉन्ड बना लेगा, तो ये वाला यहाँ बीच में बनाएगा, देखो तो यहाँ बीच में बन गया, इस जगह पे 2 और 3 के बीच पाई बन गया। और ये जो ये पाई बॉन्ड टूटा था ये इधर बनाएगा, ये पाई बॉन्ड स्टाइरीन के साथ बना लिया, स्टाइरीन का ये वाला टूटा तो इधर अपना फिर बनाएगा, तो ये मेरा ढेर सारा ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का यूनिट आके जुड़ेगा, क्या बनेगा, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर, दिस इज कॉल्ड ब्यूना एस, दिस इज कॉल्ड ब्यूना एस। तो ब्यूना एस का मोनोमर बोलो, बी यू से ब्यूटाडाइन, एस से स्टाइरीन। क्लियर हुआ, ये किसका एग्जांपल हुआ, कोपॉलीमर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट मोनोमर है। क्लियर है सबको, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब आते हैं हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर पे। अभी हमने दिखा था एडिशन, अब आते हैं हम कंडेंसेशन। वो नाम से ही क्लियर है, कंडेंसेशन। सुनना एक मिनट, हम जब ऑर्गेनिक में आप देखोगे तो यहाँ बड़े अच्छे से आएगा, एडिशन मतलब केवल जुड़ना, और कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ेगा एक छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। कोई छोटा छोटा मॉलिक्यूल जब बाहर निकल जाता है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। और ये formed by condensation reaction of 2 different bifunctional और trifunctional monomer, मतलब 2 different monomer है
followed by elimination of a small molecule such as water, alcohol, HCl। फिर सुनो क्या हुआ, रिमूवल किसका, एलिमिनेशन किसका, छोटा छोटा मॉलिक्यूल का, जैसे कौन, पानी है, अल्कोहल है, HCl है। तो ये जब बाहर निकल जाता है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एग्जांपल है नायलॉन 66, टेरिलीन, नायलॉन 6। कैसे होता है मैं बताता हूँ। तो फिर सुनो, एडिशन में क्या हुआ था, जुड़ते चला गया। कंडेंसेशन में क्या हुआ, जुड़ेगा, लेकिन जब दो जुड़ेगा एक छोटा सा कोई टूट के निकलेगा। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड पे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे नायलॉन 66, यहाँ देखिएगा, व्हाई इट इज कॉल्ड नायलॉन 66। देखो नायलॉन, देखो यहाँ पे हेक्सामिथिलीन डायमीन है, ये भी 6 कार्बन का है, और एडिपिक एसिड ये भी 6 कार्बन का है। तो कहोगे सर याद कैसे रहेगा, ऐसे याद करना है। 66 मतलब दोनों जो यूनिट है वो भी 6 कार्बन का है। तो एक 6 कार्बन का कौन है, हेक्सामिथिलीन डायमीन। चेक करो, यहाँ पे हमने 6 कार्बन एक साथ लिख दिया। यहाँ पे देखो 1, इधर से दूसरी साइड से चलो, 1 2 3 4 5 और 6 है हेक्सामिथिलीन डायमीन। एडिपिक एसिड में चलो, यहाँ से चलो 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन का है। और से देखो जब ये कंडेंस किया तो बीच से कौन निकल गया, H2। यहाँ पे हमने इसका कॉमन फॉर्म में दिखाया, यहाँ पे पूरा मतलब इलोंगेटेड फॉर्म में दिखाया, H2O निकला। दोनों सेम चीज है, हमने यहाँ पे सबको काउंट करने के लिए लिखा था। यहाँ से H2O निकला, और से देखो क्या बना, यहाँ बचा NH और यहाँ बचा CO। मेरा बन गया NHCO। देखना एक मिनट, सब लोग खासकर जो लोग बायो वाले हैं उनको ये बॉन्ड बड़े अच्छे से पता होगा। NHCO होता क्या है, जब अमाइनो एसिड मिलता है तो एक तरफ से अमाइनो ग्रुप और एक तरफ से एसिडिक ग्रुप, तो ये बॉन्ड बनता है, दिस इज कॉल्ड अमाइड। और ढेर सारा अमाइड बनेगा, पॉलीअमाइड। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नायलॉन 66 का मोनोमर कौन कौन होता है, तो 6। चलो याद करो, हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। और ये कैसा है, पॉलीअमाइड। देखो बेटा एक ही ऑप्शन में दोनों था, और 2 जगह था इसका ऑप्शन लिखा हुआ, और ये चीज एक ही में था, पॉलीअमाइड। तो वो आंसर सही था। मोनोमर जानने के बाद भी लोग गलती कर दिया था। तो ये याद रखिएगा, ये वाला बॉन्ड NHC डबल बॉन्ड O, ये कौन सा बॉन्ड होता है, अमाइड बॉन्ड। चूंकि ढेर सारा बना, पॉलीअमाइड। तो चलो इतना मेरा कहने का मतलब क्या था, नायलॉन 66 का मोनोमर बोलो, हेक्सामिथिलीन डायमीन 6 कार्बन का, एडिपिक एसिड कितने कार्बन का, 6 कार्बन, इसलिए इसका नाम पड़ा था नायलॉन 66। क्लियर है सबको? चलिए अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इसको कितने भाग में बांटेंगे, 4 है। इलास्टोमर्स, फाइबर्स, उसके बाद आएगा आपका, एक आएगा थर्मोप्लास्टिक और एक आएगा थर्मोसेटिंग। यहाँ पे मैं बड़े अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा बेटा। तो कहता है 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसके बेसिस पे कितने तरह का, 4 तरह का। एक है मेरा इलास्टोमर, दूसरा है फाइबर, हमने तीसरा कहा थर्मोप्लास्टिक, और चौथा है मेरा थर्मोसेटिंग। कैसे होता है, क्या क्या होता है सुनोगे। इलास्टोमर सबसे कमजोर फोर्स होता है पॉलीमर चेन में। नाम से क्लियर है, इसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी होगा। और इसमें जो पॉलीमर चेन है इसके भी सबसे कमजोर फोर्स, क्योंकि फोर्स के बेसिस पे आपको याद रखना है। तो याद रखो इलास्टोमर्स में सबसे कमजोर और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स किसमें, सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं कहो, स्ट्रॉन्ग फोर्स कह दो किसमें, फाइबर में। तो स्ट्रॉन्ग फाइबर में और सबसे कमजोर इलास्टोमर में। इंटरमीडिएट में आता है आपका थर्मोप्लास्टिक। तो बोलो स्ट्रॉन्ग किसमें, फाइबर में, सबसे वीक किसमें, इलास्टोमर। नाम से क्लियर है कि फाइबर जो होगा इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। सुनना, हम जो कपड़ा पहनते हैं उसको जो बुना जाता है इसी फाइबर से। तो यहाँ पे देखो, थ्रेड लाइक एंड कैन बी वोवन इनटू फैब्रिक्स, जो हमारा फैब्रिक्स होता है इसी से बुना हुआ होता है, किससे, फाइबर से। क्यों, क्योंकि इसके बीच हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ताकि मेरा कपड़ा मजबूत रहे। इसका एग्जांपल है नायलॉन 66 और टेरिलीन। आप जानते होंगे टेरी कॉटन कपड़ा आता था, टेरिलीन कपड़ा आता था, अभी भी आता है।
तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन? फाइबर। सबसे कमजोर कौन? इलास्टोमर। यहां तक तो क्लियर हो गया। इस देखो फोर्स के बेसिस पे जो है इसे हम 2 बार बताएंगे क्योंकि इससे क्लैरिटी नहीं आती है। चलो नेक्स्ट आते हैं आप थर्मोप्लास्टिक पे। थर्मोप्लास्टिक देखो नाम से क्लियर, सुनना। पहले हमने आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर हमने क्या कहा था? फाइबर सबसे स्ट्रॉन्ग और इलास्टोमर सबसे कमजोर, तो थर्मोप्लास्टिक उसके बीच में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉलीमर चेन आर इंटरमीडिएट ऑफ फाइबर एंड इलास्टोमर। इंटरमीडिएट किसका है? फाइबर और इलास्टोमर दोनों का बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। चलो याद करो, सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर, सबसे वीक इलास्टोमर और इंटरमीडिएट कौन? थर्मोप्लास्टिक। तो चौथा कौन होगा? चौथा बिल्कुल अलग कैटेगरी है बेटा, बिल्कुल अलग कैटेगरी है। फिर से बोलो, 3 मेनली कौन कौन बोलना? फाइबर सबसे स्ट्रॉन्ग, बीच में कौन आया? थर्मोप्लास्टिक, और सबसे वीक कौन? सबसे वीक कौन? इलास्टोमर्स। कौन? इलास्टोमर्स। चलो अब ये थर्मोप्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक नाम क्यों पड़ा है? तो थर्म मतलब हीट करना, और प्लास्टिक क्या होता है? हीट करने पे क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है एंड बिकम्स हार्ड ऑन कूलिंग। ठीक है, वो हाँ, आप उसको ठंडा करोगे, प्लास्टिक को गर्म करोगे तो क्या होता है? उसको आप कोई भी शेप में ढाल देते हो, जैसे ठंडा करोगे उसी शेप में रह जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, इट कैन बी रीमोल्डेड। रीमोल्डेड मतलब रीयूज्ड, उसका हम मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, इसका हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। कहोगे सर ये क्यों बताया गया? क्योंकि इसको हमको कोरिलेट करना है थर्मोसेटिंग से। तो नाम से समझो, सेटिंग मतलब एक बार अगर आप उसको गर्म किए और गर्म करके जिस शेप में आप ढाल दिए, फिर ये रीयूज नहीं होगा। थर्मोप्लास्टिक रीयूजेबल था, लेकिन थर्मोसेट, दिमाग में रखो सेट, एक बार सेट हो गया तो फिर से वो रिमोल्ड नहीं होगा, फिर से उसका रिमोल्डिंग पॉसिबल नहीं है। हमने क्या कहा? यहाँ देखो, अब हेवली ब्रांच्ड होता है, अंडरगोज एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग। इतना ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होता है कब? जब हम उसको गर्म करते हैं, और इतना ज्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाता है कि ये हार्ड हो जाता है और इनफ्यूजिबल हो जाता है, फर्दर फ्यूज नहीं करेगा, यानी कैन नॉट बी रीयूज्ड, कैन नॉट बी रीयूज्ड। जैसे बेकेलाइट है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, ये सब हम लोग देखेंगे आगे, इसका मोनोमर। पहले अभी कितना समझो। चलो बोलो, 4 कौन कौन था? बोलते जाओगे। पहला इलास्टोमर सबसे कमजोर फोर्स, दूसरा था फाइबर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, तीसरा था ना थर्मोप्लास्टिक, इंटरमीडिएट फोर्स था किसका? फाइबर और इलास्टोमर्स के बीच में। ठीक है, ये हो गया। थर्मोप्लास्टिक क्या था? रीयूज हो सकता था, रीमोल्ड हो सकता था। और थर्मोसेटिंग, दिमाग में लाओ, सेट मतलब एक बार गर्म करने के बाद जब सेट हो गया, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। क्लियर है सबको? ये एक चीज समझ में आई सबको? चलो ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब कहता है टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मेनली 2 तरह का, एक तो हमने जैसे बताया था एडिशन और दूसरा कंडेंसेशन। क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में आपका मैकेनिज्म दे रखा है, तो एनसीईआरटी जितना दे रखा है बेटा उतना चीज हम पढ़ेंगे। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन दैट इज चेन ग्रोथ भी कहलाता है। चेन ग्रोथ क्यों? यहाँ देखो, एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, एक चेन सा बनता जाएगा। मतलब हर बार वो एक पार्टिकुलर यूनिट आएगा और चेन का ग्रोथ होता चला जाता है। सिंपल कैसे हुआ? एडिशन से। बट जबकि कंडेंसेशन में क्या होगा कि 2 पल के 2 पहले जुड़ेगा, एक यूनिट बना, फिर ये यूनिट, फिर वैसा ही दूसरा यूनिट से बनेगा, दूसरा यूनिट से जुड़ेगा, तब जाके उसमें लंबा सा चेन बनेगा। तो उसमें क्या होगा? स्टेप वाइज होगा। और इसमें क्या है? चेन एकदम एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है। तो एडिशन में याद रखोगे बेटा, एडिशन किसका एग्जांपल है? चेन ग्रोथ का। एडिशन में हमने आपको बताया था सेम या डिफरेंट अनसैचुरेटेड मोनोमर होना चाहिए। अनसैचुरेटेड मतलब उसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए, जैसे पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन बनता है। तो ये कैसे होता है? इसका 2 मैकेनिज्म है, बट आपके एनसीईआरटी में एक ही मैकेनिज्म दे रखा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब हमको क्या करना था? उस पाई बॉन्ड को तोड़ के क्या बना था? फ्री रेडिकल। तो ये 3 स्टेप में होता है। कहता मेनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक कौन? बेंजोइल पेरोक्साइड या एसिटाइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये क्या करता है कि ये इस मैकेनिज्म से फॉलो करके वो पॉलीमर बनाता है। तो ये 3 स्टेप में होता है। हमने क्या क्या बोला? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन।
मतलब एक बार स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो गया फिर चेन बनना शुरू होगा, और जब चेन बनना शुरू हो जाएगा एक समय आएगा जितना बनना था बन गया, अब उसको टर्मिनेट करना है तो चेन टर्मिनेट करेगा। तो 3 स्टेप में, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलो बेटा, चेन इनिशिएशन देखो होता क्या, हम ढंग से समझोगे। पेरोक्साइड कौन था, कैटलिस्ट, ये होमोलिटिक क्लीवेज में जाता है। होमोलिटिक याद है, मतलब वो बराबर हिस्से में बटेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये बनाता है फ्री रेडिकल, जो इनिशिएटर का काम करता है। अब ये क्या करेगा, बस देखो, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड था, यहाँ से टूटा, ये बेंजोइल का पेरोक्साइड का आपका फ्री रेडिकल तैयार। लेकिन गौर से देखो, ये फिर यहाँ से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये मिलकर के यहाँ पाई बॉन्ड बना लेगा, ये CO2 यहाँ से निकल जाएगा, ये CO2 यहाँ से निकल गया, तो गौर से देखो एक इलेक्ट्रॉन इस पे बचेगा, ये क्या बनेगा, फेनाइल, यही बनेगा इनिशिएटर। क्या बनेगा, इनिशिएटर। तो कहता है फेनाइल फ्री रेडिकल एड्स अप टू द इथीन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्री रेडिकल। क्या कहा, फिर सुनो, ये जो फेनाइल मेरा फ्री रेडिकल बना, ये अब किस पे अटैक किया, ये है मेरा इथीन। कैसे अटैक किया बेटा, इस पे जो फ्री रेडिकल था, जैसे ही इस पे आएगा, इस पाई बॉन्ड को, इसके एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड बन गया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ है, तो ये शुरू हो गया, इसका चेन का क्या हुआ, इनिशिएशन शुरू हो गया। तो बोलो इनिशिएशन किसके कारण, इनिशिएशन किसके कारण हुआ, इनिशिएशन हुआ मेरा ये पेरोक्साइड के कारण। पेरोक्साइड क्या हुआ था, ये होमोलिटिक क्लीवेज में क्या बनाया था, फ्री रेडिकल क्या बना, मिला वहां से फेनाइल फ्री रेडिकल, जो कि इथीन पे अटैक किया और चेन का शुरुआत कर दिया। अब ये क्या करेगा, जाके किसी दूसरे इथीन पे अटैक करेगा, ये दूसरे इथीन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। देखिए कैसे होता है। तो बेटा मैकेनिज्म वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट आपको एनसीईआरटी में इतना कम से कम एक बार ढंग से आप पढ़ लो, इतना क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट और चेन प्रोपोगेशन। अब चेन को आगे बढ़ना है, तो यहाँ देखो, वो जो फेनाइल में इथीन लगा हुआ था, ये दूसरे इथीन पे अटैक किया। और देखो कैसे होगा, ये जो फ्री रेडिकल था, इसके कारण ये पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर, गौर से देखो तो यहाँ बॉन्ड बना लिया, मतलब यहाँ पे दो जुड़ा हुआ था, यहाँ बॉन्ड बना। अब जब ये बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पे खाली है, फिर ये फर्दर किसी दूसरे इथीन को अटैक करेगा। तो मान लो यहाँ पे, मान लो 100 का बनना था, तो मान लो एक चेन में ऐसा हो गया 50, और ऐसे ही दूसरा चेन और भी बन चुका है 50 का, n बराबर मान लो यहाँ पे 50 है, और यहाँ भी n बराबर दूसरा एक और 50 तैयार होगा। तो चेन प्रोपोगेशन में मतलब जितना का बनना था उतना का अपना अपना क्या किया, चेन बना लिया। अब देखो टर्मिनेट कैसे करेगा, इसको टर्मिनेट करना है, कैसे टर्मिनेट करेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो हमने क्या कहा, मान लो 100 का बनाना था, तो 50 यहाँ बन गया, 50 यहाँ बन गया, यहाँ भी फ्री रेडिकल है, यहाँ भी फ्री रेडिकल। हमें पता है एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। अब जब इसको टर्मिनेट करना होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ खुद ही क्या बनाएगा, बॉन्ड बना लेगा, यानी ये कपलिंग में हो जाएगा। कहता है अंडरगोज कपलिंग टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट। अब कपलिंग में अगर चला गया, कपलिंग रिएक्शन मतलब एक दूसरे से जुड़ गया, तो अब अगर ये जुड़ जाएगा बेटा, तो एक बात बताओ, अब अटैक करने के लिए कहीं भी नहीं जाएगा, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा पॉलीथीन बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज क्लियर हुआ, पॉलीथीन बन के ये मेरा रेडी हो गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोलो फिर से, एडिशन का ही दूसरा नाम था चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। कितने स्टेप में हुआ, 3 स्टेप में, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। कम से कम आज हम लोग एडिशन पॉलीमर खत्म कर लेते हैं, फिर देखेंगे। कहता है, और हाँ एक बात मैं बता दूं, ये जो तरीका है, ये जो मैंने बेटा बड़े मेहनत से इसको डेवलप किया है, और ये तरीका मैंने जब अब चूंकि डेवलप हो गया है, तो मैं आप लोग सबको मैं बता दूं कि टिल द नवंबर शायद सिलेबस खत्म हो जाए। अब इधर आपका कोचिंग खुले या ना खुले, मैं नवंबर तक आपका सारा का सारा 12th का सिलेबस खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसलिए बेटा सब जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको आप मैसेज दो, सबको मैसेज दो कि ऑनलाइन क्लास कीजिए, ऑनलाइन क्लास कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में कम से कम बेटा इतना तो होता है कि हम आपके साथ इंटरेक्ट तो कर सकते हैं कुछ बहुत,
चलो, एडिशन पॉलीमर में सबसे पहला पढ़ना है पॉलीथीन। मोनोमर कौन होगा? इथीन। ये तो आपने बार बार देखा है, हम आपको बार बार एग्जाम्पल से बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इथीन भी कितने तरह का? दो तरह का, एक लो डेंसिटी वाला, बोलो लो डेंसिटी। लो डेंसिटी कब होगा? जब वो कंपैक्ट अच्छा नहीं होगा। तो कंपैक्ट अच्छा कहाँ नहीं होता था? ब्रांच्ड वाले में। याद आया? किसमें? ब्रांच्ड वाले में। तो एकदम याद रखिएगा, जो हाईली ब्रांच्ड होगा वहां से जो इथीन से पॉलीथीन बनेगा, ये कैसा होगा? लो डेंसिटी पॉलीथीन होगा। तो लो डेंसिटी है, केमिकली इनर्ट है, टफ होता है बट फ्लेक्सिबल होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिकल वायर्स में, बोटल्स में। ये सब नहीं पूछता है, बस पूछता क्या है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। पहले पॉलीथीन का मोनोमर इथीन। लो डेंसिटी किससे बना होगा? हाईली ब्रांच से। और हाई डेंसिटी किससे बना होगा? जो एक दूसरे से आके बैठा होगा। बैठता है कौन है? लीनियर वाला। तो अगर लीनियर चेन होगा तो हाई डेंसिटी, और ब्रांच होगा तो लो डेंसिटी। चलो दूसरा देख लो। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब आइए हाई डेंसिटी वाले पे। देखो इथीन से क्या बना? पॉलीथीन बना। अब ये कैसा है? हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी किसके कारण बनेगा? आप ही बताओ। यहाँ पे लीनियर चेन होगा। स्पेशल कैटलिस्ट एक यूज होता है यहाँ पे, जिगलर नटा कैटलिस्ट। बेटा अब सुनना, ये नाम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार आपको क्वेश्चन मिलेगा। जिगलर नटा कैटलिस्ट कैसे याद होगा? सुनना, ये जो है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइइथाइल अल्युमिनियम। बेटा याद नहीं होता है, कैसे याद होगा? बोलो। अल्युमिनियम का वैलेंसी कितना? 3। अल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी? 3। यानी अल्युमिनियम के साथ जो कंपोनेंट होगा वो 3 होगा। तो कौन है? ट्राइइथाइल। गौर से देखो यहाँ पे, ट्राइइथाइल अल्युमिनियम हो गया। और टाइटेनियम के साथ कौन है? टेट्राक्लोराइड। तो नाम बोल, फिर से बोलो, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और अल्युमिनियम ट्राइइथाइल। या पहले बोल दो ट्राइइथाइल अल्युमिनियम। इसी, ये क्या है? कॉम्बिनेशन जिगलर एंड नटा कैटलिस्ट। बेटा लिख के 2 बार याद करना, ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है। और मे भी आपका 12th में एक ऑब्जेक्टिव मिले, 12th का एक ऑब्जेक्टिव मिले, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलो, अल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी? 3। तो यानी ट्राइइथाइल अल्युमिनियम। और दूसरा कंपोनेंट कौन है? टेट्रा, मतलब ऐसे लिख दो, टेट्राक्लोराइड टाइटेनियम या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, किसी तरह से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं। अब आइए इसका प्रॉपर्टीज। अभी अभी हमने कहा था कि चूंकि यहाँ पे क्या था? हाई डेंसिटी था, तो हाई डेंसिटी क्लोजली पैक्ड किसका होगा? लीनियर का। ब्रांच होता तो लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी है, केमिकली इनर्ट होगा, हाईली टेंसाइल होगा। तो ये जो हम लोग जो बाल्टी बनाते हैं, बाल्टी वगैरह यूज करते हो, जो प्लास्टिक बोटल्स यूज करते हो, इसी का बना रहता है। कौन है? ये है लीनियर, यानी कि हाई डेंसिटी वाला। लीनियर है तो हाई डेंसिटी, ब्रांच होगा तो लो डेंसिटी। चलो नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट एडिशन पॉलीमराइजेशन है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसका कॉमन नेम होता है टेफ्लॉन। इसको लिख लिख के याद करोगे। व्हाट इज टेफ्लॉन? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो इसका मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथीन होगा। अब सुनो कैसे बना, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि ये टेफ्लॉन का नाम क्या है। तो नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथीन। सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 बार क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन, मतलब ये नहीं था, क्वेश्चन था कि जो आजकल जो बर्तन देखते हो, जो नॉन स्टिक कुकवेयर में देखते हो, काला कलर का रहता है, जिसके कारण कुछ भी चीज बनाते हो तो उसमें चिपकता नहीं, उसको कहते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर। वो जो नॉन स्टिक जो सरफेस होता है, पूछा हुआ है कि वो जो सरफेस जो कोटिंग होती है वो किसका होता है? तो टेफ्लॉन का होता है। किसका कोटिंग होता है? टेफ्लॉन का। तो कहता है नॉन स्टिक सरफेस जो होता है तो किसका होता है? ये टेफ्लॉन कोटिंग रहता है। शायद समझ में आ गया होगा बेटा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक और एग्जांपल है इसका एडिशन का, आपका पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पैन। इसका दूसरा नाम है ओरलोन। तो टेफ्लॉन ओरलोन कंफ्यूज नहीं करना बेटा। ओरलोन पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। अब एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है? यहाँ देखो, इथीन में साइनाइड लगा हुआ है, इथीन में बेंजीन लगा हुआ था तो स्टाइरीन, इथीन में साइनाइड लग गया तो एक्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड। फिर से वैसे ही ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो क्या होगा? यहाँ पे इसका पॉलीमर बनेगा। ये मेरा क्या बन गया? पैन या ओरलोन। ये क्या है? सुनो यहाँ,
दिस द सिंथेटिक उल, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ उल है। आजकल जो सुनते होगे, जो कॉमर्शियल फाइबर जिनकी जो आपको देखते हो, ब्लैंकेट्स, जो कंबल देखते हो, कारपेट्स जो बिछा रहता है, एक से खूबसूरत कारपेट्स देखते हो, ये सब जो कारपेट्स, जो सिंथेटिक कारपेट्स इसी का पोर्लोन का बना रहता है। इसका नाम एक और है एक्रिलन। तो ये सब नाम बेटा याद रखना। पैन पॉली अक्राइलोनाइट्राइल या पोर्लोन कैसे बना था? अक्राइलोनाइट्राइल से। तो लिख लिख के याद करो, शायद बड़ा आसान हो जाएगा। बस मोनोमर पॉलीमर का मोनोमर ही पूछता है। नेक्स्ट चले। चेन ग्रोथ तो हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट है अब कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हमने कहा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्या कहा हमने? स्टेप ग्रोथ। मतलब देखो क्या होगा, स्टेप ग्रोथ को मैं समझाऊंगा। देखो कंडेंसेशन में क्या होगा, जैसे दो आके जुड़ेगा तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, जैसे मान लो वाटर। पहला एग्जांपल है आपका टेरिलीन, टेरिलीन या डैक्रोन। ये पॉलिएस्टर है। क्यों पॉलिएस्टर, एक एक करके सब बताऊंगा। नाइलॉन आपका अमाइड था, पॉलीअमाइड था, ये सब आपका पॉलिएस्टर है। कैसे एस्टर है यहाँ देखो। टेरिलीन ऐसे याद रखो, टेरिलीन, टेरी मतलब टेरेप्थैलिक एसिड। देखो बेटा पीएच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसको पढ़ते हैं टेरिथैलिक एसिड, बट पीएच यहाँ पे साइलेंट है। बट याद करो बेटा हम लोग इंडियन है, अगर साइलेंट में याद करोगे तो उसका स्पेलिंग भी छोड़ दोगे आप। तो इससे अच्छा है बोल के याद करो टेरेप्थैलिक एसिड। और इन से इथिलीन, इथिलीन ग्लाइकोल। तो नाम याद करो, टेरिलीन मतलब टेरी से टेरेप्थैलिक एसिड, और इथाइलिन से इतना लिया गया है आइलीन, आइलीन ग्लाइकोल यानी इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थैलिक एसिड को जब हम कंडेंस कराते हैं, फर्स्ट देखो यहाँ पे H2O निकल गया। ये जो H2O निकला तो ये मेरा क्या बना? टेरिलीन या डैक्रोन। तो वैसे ईस्टर कैसे बना? तो यहाँ देखो, ये ग्लाइकोल में अल्कोहल ग्रुप है, और ये जो एसिड है ये एसिडिक ग्रुप है। याद रखना हम लोग ऑर्गेनिक में देखेंगे, एसिड को जब हम अल्कोहल से ट्रीट कराएंगे तो यहाँ से वाटर निकलता है और मेरा ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ग्रुप बना, गौर से देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये वाला ग्रुप चूंकि कार्बन का अटैच्ड है, सो दिस इज ईस्टर। कैसे बना? जब एसिड को अल्कोहल से ट्रीट कराते हैं ईस्टर बना। यानी टेरिलीन इज एग्जांपल ऑफ पॉलीईस्टर। ये एक ईस्टर है, ऐसा ऐसा ढेर सारा यूनिट बनेगा। तो पहले देखो, पहले एक यूनिट बना एक स्टेप में, अब फिर ऐसा ऐसा यूनिट आके जुड़ेगा तो मल्टीपल स्टेप में बनता है। सो दिस इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। फिर से बोलो, एडिशन कैसा था? चेन ग्रोथ। कंडेंसेशन कैसा हुआ? स्टेप ग्रोथ। स्टेप ग्रोथ में कंडेंसेशन में टेरिलीन मेरा कैसा है? पॉलीएस्टर। क्यों? क्योंकि एसिड और अल्कोहल से मिलकर बनाते हैं। टेरिलीन का फिर से बोलो मोनोमर, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थैलिक एसिड। टेरेप्थैलिक एसिड क्या है? बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और इथिलीन ग्लाइकोल क्या है? इथेन 1,2 डायोल। शायद ये चीज क्लियर हुआ। याद रखना है टेरिलीन, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थैलिक एसिड। ये क्या है? ईस्टर बना था ये। और ये वाला कार्बन वाला ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ईस्टर है। तो ऐसा ढेर सारा ईस्टर होगा तो पॉलीईस्टर है। क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, एक बार अगर इतना सुन लो ना तो फिर कभी नहीं भूलोगे। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं इसके यूजेस पे। ये सब यूज वगैरह नहीं पूछता है, लेकिन एनसीईआरटी में चूंकि इतना टर्म था इसलिए मैंने आपको मेंशन किया है। ये स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। इसको हम कॉटन के साथ मिक्स करके हम टेरी कॉटन बनाते हैं, जो हमने आपको बताया। सुन लो थोड़ी देर से। इंडिया में पहले हम लोग सूती कपड़ा का प्रचलन था, देश जब आजाद नहीं हुआ था। जब देश आजाद हुआ तो इंडिया में इसका रेवोल्यूशन लाने वाला जो आप नाम सुनते हो आज के डेट में, रिलायंस, उसी ने लाया था ये टेरी कॉटन। टेरिलीन फर्स्ट टाइम इंडिया में बनाने वाला कंपनी था रिलायंस, जिसने कॉटन के साथ मिक्स किया। आज भी आप जब कपड़ा खरीदने जाते होगे तो दुकानदार आपको कहता होगा सर इसमें इतना कॉटन, इतना परसेंटेज मिक्स है, इसमें इतना परसेंटेज मिक्सिंग है। तो मिक्सिंग किसका किया जाता है? ताकि उसको एक अच्छा सा कहता है मतलब एक अच्छा सा शेप मिल सके, देखने में वो अच्छा लगे कपड़ा। क्योंकि प्योर जो कोटराइज्ड कपड़ा होता है देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब कहता है यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ रिकॉर्डिंग टेप्स। पहले जमाने में देखते हो जो रिकॉर्डिंग वाला टेप जो होता था इसी का बनता था, टेरिलीन रहता था। ठीक है, ओके। और इसको कॉटन और वूल के साथ हम लोग मिक्स करते हैं। चलो नेक्स्ट है नालोन 66। देखो नाम से क्लियर है, पीछे भी हम बता चुके थे। ये 6 कार्बन का, ये 6 कार्बन का। बोलो, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन, पानी निकला था, क्या बना था? नालोन 66। हमारा जो टूथ ब्रश का ब्रिशल होता है, जिससे आप ब्रश करते हो, तो वो जो ब्रिशल उसमें रहता है वो इसी का बना हुआ है, नायलॉन 66 का। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नायलॉन 6, तो अब नायलॉन 6 मतलब यहाँ पे सिंगल यूनिट है, ये भी एक तरह का अमाइड है। सिंगल यूनिट कौन है? कैप्रोलैक्टम। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 6 दिखाया हुआ है, लेकिन जेई का क्वेश्चन में, एक बार जेई के मेन के क्वेश्चन में ये था कि कैप्रोलैक्टम के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, तो पहले इसको अच्छे से समझो। कैप्रोलैक्टम देखो क्या है, ये एक तरह का अमाइड है। यहाँ पे देखो CONH है, अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस CO पे आके कौन जुड़ा? OH, इस NH पे आके देखो कौन जुड़ा? H, तो ये क्या बन गया? NH2, ये बन गया मेरा। गौर से देखो, क्योंकि यहाँ पे 5 और 1 6 कार्बन है, ये पहला कार्बन, यहाँ 5 कार्बन है, तो छठे पोजीशन पे हुआ अमाइनो, और ये हेक्सानोइक एसिड, तो 6 अमाइनो हेक्सानोइक एसिड। एकदम याद रखोगे, कैप्रोलैक्टम इज मोनोमर ऑफ नायलॉन 6। क्यों? क्योंकि ये 6 कार्बन का है। ठीक है, जब हम इसको पानी में डालते हैं क्या बनता है? 6 अमाइनो हेक्सानोइक एसिड, ये एसिड छूट गया, 6 अमाइनो हेक्सानोइक एसिड। इसका जब पॉलीमराइजेशन होता है मेरा क्या बनता है? नायलॉन 6। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नायलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम को जब हम हाइड्रोलाइज कराते हैं बनता है 6 अमाइनो हेक्सानोइक एसिड, ये पॉलीमराइज करके बनता है मेरा नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 का मोनोमर ये नहीं है, ये है कैप्रोलैक्टम। वो पानी में जाता है तो ये बनता है, इसको याद रखेंगे सब लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में ये इससे डायरेक्ट ये दिखाया गया है। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़े, आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। कहता है ये जो टायर में जो देखते हो कोड लगा रहता है, टायर में जो देखते हो जो नहीं रहता है, एक तरह का कोड लगा रहता है जो टायर को रबर को बांध के रखता है, वही रहता है। और रोप्स जो आपका रस्सी जो बनता है इसी से बनता है, नायलॉन 6 से। नेक्स्ट है फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो इसका एग्जांपल है बेकेलाइट। बेकेलाइट इज पॉलीमर और उसका मोनोमर कौन? फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो ये चीज नहीं याद होता है, इसको लिख के याद करोगे। बेकेलाइट का मोनोमर फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो देखो यहाँ फेनॉल है, फॉर्मल्डिहाइड है, दो जगह अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पारा पोजीशन पे। तो एक बार बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल और एक बार बना पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल। जब केवल ऑर्थो वाला जब एक दूसरे से पॉलीमराइज करेगा, द मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल कंडेंस टू फॉर्म लीनियर पॉलीमर नोवोलैक। एक लीनियर पॉलीमर बना सकता है क्या? नोवोलैक बना सकता है। देखो बेटा, जब 3D नेटवर्क होगा तब बनेगा बेकेलाइट, अगर लीनियर पॉलीमर होगा तो नोवोलैक। देखो ये सब चीज छोटा छोटा पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी मेंशन किया है और अभी तक क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा है। चलो देखना इसका स्ट्रक्चर के साथ दिखाते हैं हम आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, यहाँ देखना। तो ये भी ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल, ये भी ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल। केवल ये दोनों जब जुड़ा तो ये बीच से क्या हुआ? पानी निकला, कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन हुआ तो ये क्या बना? केवल ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल था, ये क्या बना? नोवोलैक। तो एकदम दिमाग में रखो, सुनो एक मिनट। फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जब मिला तो मेरा दो तरह का बना, एक बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल, एक बना पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल। ठीक है, केवल ऑर्थो वाला मिला तो क्या बना? नोवोलैक। और जब ऑर्थो और पारा जब दोनों मिलेगा, जब ऑर्थो और पारा, यहां देखना, ऑर्थो और पारा जब दोनों बना तो क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है, दैट इज बेकेलाइट। फिर सुना, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड मिला तो दो तरह का कंपोनेंट बना, एक बना था ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल, एक बना पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल। केवल ऑर्थो जुड़ा था तो नोवोलैक, और ऑर्थो पारा जब दोनों मिला तो क्रॉस लिंक मेरा पॉलीमर बना, दैट इज कॉल्ड बेकेलाइट। यहाँ देखो, ये ऑर्थो वाला है, ये पारा है, सब जब कंडेंस करता है तो इस तरह का 3D नेटवर्क बनता है। दिस इज बेकेलाइट, दिस इज बेकेलाइट। क्लियर है? तो नोवोलैक और बेकेलाइट दोनों का मोनोमर है कौन कौन? फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन नोवोलैक का क्या था? केवल ऑर्थो वाले से मिलकर बना था, और बेकेलाइट ऑर्थो और पारा दोनों से मिलकर बना था। बहुत छोटा सा चीज है बेटा, अच्छे से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत करना। ओके, चलिए अब कहता है ये किस तरह का है? एक तरह का थर्मोसेटिंग है। याद करो, थर्मोसेटिंग मतलब एक बार सेट हो गया तो फिर से हम उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं। जैसे इसको हम बर्तन वगैरह जो आजकल का जो देखते हो प्लेट वगैरह बना रहता है, जो प्लेट वगैरह एक बार टूट जाए तो फिर यूज नहीं होता। स्विच वगैरह देखते हो, एक बार अगर टूट गया तो फिर यूज नहीं हो सकता है। चलिए, इसी तरह में एक और एग्जाम्पल है मेरा, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। देखो बेटा, नाम से समझना,
ये भी एक तरह का कंडेंसेशन है। कैसे बनता है? मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड से। तो नाम याद रखोगे, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का यूनिट मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। व्हाट इज मेलामाइन? स्ट्रक्चर लिखोगे, चूंकि एनसीईआरटी लिखा है। कैसे है स्ट्रक्चर? गौर से देखो, मेरे पास 3 कार्बन है और 3 नाइट्रोजन और 3 नाइट्रोजन। अब एक काम करो, इसको इस तरह से बॉन्ड से जोड़ दो, जिस तरह से बेंजीन में आपका क्या रहता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड बैठा है, और जहां जहां कार्बन है वहां वहां NH2 जोड़ दो, वहां वहां आप NH2 जोड़ दो। ये बन के आपका तैयार हो गया मेलामाइन। क्या बन के तैयार हुआ? मेलामाइन। अब ये मेरा कौन है? फॉर्मल्डिहाइड। ये कौन है मेरा? फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका NH2 जब इस CO ये यहाँ अगर आएगा तो इसका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, तो यानी ये इस ऑक्सीजन पे इसका एक हाइड्रोजन आ जाएगा। बस देखो कौन आ गया? OH। यहाँ पे CH2, ये किससे जुड़ गया? इस नाइट्रोजन से। NHCH2OH ये कहलाता है रेजिन इंटरमीडिएट्स। रेजिन इंटरमीडिएट्स ऐसा ढेर सारा जब मिलेगा, यानी कि क्या हुआ? पहला स्टेप में ये बना, अब दूसरे स्टेप में ऐसा ऐसा रेजिन ढेर सारा मिलेगा। अब जब ढेर सारा मिलेगा तो ढेर सारा मिलने के बाद मेरा एक पॉलीमर तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड मेलामाइन पॉलीमर। दैट इज कॉल्ड मेलामाइन पॉलीमर। इसी का बना रहता है आपका क्रॉकरी, मतलब जो आजकल बर्तन देखते हो गिरने के बाद भी नहीं टूटता, अनब्रेकेबल रहता है, इसी का बना रहता है। देखो कैसे, यहाँ का OH निकलेगा, बगल वाले का H निकलेगा, यानी कि H2O निकला। तो नंबर ऑफ, यहाँ पे H2O निकाल दिए, इधर से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इस तरह से मल्टीपल यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग बनेगा, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनता है। किससे? किसका होता है बेटा? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, दोनों से बना, दैट इज कॉल्ड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। इसी से यही क्या रहता है आजकल जो अनब्रेकेबल क्रॉकरी है, जो कि आप देखते हो प्लेट वगैरह बड़ा खूबसूरत वगैरह होता है, एक से एक कंपनी का आता है बेटा, बड़ा महंगा आता है। चलो ओके, यहाँ से है मेरा कोपॉलीमराइजेशन। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि आज ये फर्स्ट डे है तो बेटा मैं उतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम इसको लेकर के और क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे, क्वेश्चन भी कर देंगे और ये भी कर देंगे। तो आई थिंक कि सबको ये भी तरीका अच्छा लगा होगा, क्योंकि बेटा इसमें इतना, अगर हम बोर्ड पे पढ़ाते तो इतना लिखना पड़ता, हमें इतना लिखना पड़ता, जो कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए हमने सोचा कुछ और तरीका अपनाया जाए, ताकि सिलेबस भी कवर हो, और कहीं भी अगर कंफ्यूजन होता है, कहीं भी अगर बेटा कंफ्यूजन होता है, हमें नहीं लगता है, एक बार और वीडियो को रिपीट करो, देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो, तो आज के लिए इतना ही बेटा, तो थैंक यू, लगे रहिए और पढ़ते रहिएगा बेटा। चलिए।